अगर आपके पास में एचडीएफसी बैंक का शेयर है और इस समय आपका शेयर लॉस में चल रहा है तो आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एचडीएफसी बैंक के शेयर को इस गिरावट में बाय करने का प्लान कर रहे हैं और कुछ लोग ये भी कंफ्यूजन में हैं कि अब इस शेयर को खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर आपके भी ये डाउट है, आपके भी ये क्वेश्चन है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एचडीएफसी बैंक से जुड़ी हुई वो हर एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी दूसरे चैनल पे ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेंगी। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए ताकि आपके जो डाउट है वो आज के इस वीडियो में क्लियर हो सके। और इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा और इस टॉपिक से जुड़े हुए हर एक सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जितने भी मेरे व्यूवर है वो किसी भी तरह के डाउट में, किसी की भी तरह के टेंशन में, परेशानी में रहे। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं विवेक मालविया, स्वागत करता हूं आपका स्टॉक बिज में। आज के इस वीडियो में मैं खास करके बात करने वाला हूं एचडीएफसी बैंक में। जिस प्रकार से एचडीएफसी बैंक में इस समय का माहौल चल रहा है, स्टॉक के अंदर थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में 9% के आसपास का क्राइसिस देखने को मिला और अभी भी एक नेगेटिव खबर मार्केट में निकल के आई है। इसके साथ हमें मंडे के दिन मार्केट के अंदर कुछ हलचल भी देखने को मिल सकती है। अब ये खबर क्या है वो आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, अभी मार्केट में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, एक तरफ तो ग्लोबल का टेंशन बना हुआ है, ईरान इजराइल यूएस का वॉर चल रहा है, उसके वॉर के कारण क्रूड ऑयल के प्राइस हाई पे हाई लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। मार्केट के प्राइस, शेयर के प्राइस गिरते हुए आ रहे हैं, मार्केट क्रेश होता हुए चले जा रहा है। एक समय में निफ्टी इंडाइसिस 26,300 का हाई लगाया था और अब देखने में आ रहा है कि 22,930 तक के भी निफ्टी इंडाइसिस क्रैश हो गया है। अब ऐसे में मार्केट में ये ग्लोबल टेंशन तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बाद अंदर मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है और उसके बाद हमारे इंडियन मार्केट में एक ऐसी खबर आ गई जिसके ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। अब इसमें सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में एक सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसमें क्या हुआ कि टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव को अचानक ही यहाँ से हटा दिया गया है। यानी कि इसके बैंक के अंदर जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव थे उनको अचानक हटा दिया, जो एक नेगेटिव साइन इस समय हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ ये एक खबर है या आने वाले समय में मार्केट के लिए एक वार्निंग साइन है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो इस प्रकार के सिचुएशन को हैंडल करे और आगे उसको क्या करना चाहिए वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करे और स्ट्रेटेजी अपनी पहले से बना ले। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, टॉपिक में हम आगे बढ़ते उससे पहले, मार्केट के अंदर पॉजिटिव खबर भी आएंगी, नेगेटिव खबर भी आएंगी। पॉजिटिव खबर आपके उत्साह को बढ़ा देती है, लेकिन नेगेटिव खबर आपको पैनिक करती है। लेकिन नेगेटिव खबर मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि मार्केट नेगेटिव हो गया है तो बाद में आपके शेयर के भाव नहीं बढ़ेंगे। नेगेटिव खबर आएंगी, मार्केट से निकल जाएंगी, नेगेटिव बस 1 महीने 2 महीने चलेगा, लेकिन उसके बाद मार्केट संभलेगा, वापस से मार्केट एक नया हाई लगाएगा। इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और पेशेंस रख के बैठना चाहिए। ये मान लीजिए कि इस समय आपका अभी मार्केट का खराब समय चल रहा है, जब समय अच्छा आएगा तो शेयर के अंदर हमें नए हाई लगते हुए नजर आएंगे। लेकिन खबर यहाँ पे कुछ और ही है जिसको हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में सब समझाऊंगा, बिना घुमाए, बिना कंफ्यूज के कि आखिर आपको क्या करना है। मैं आपको यहाँ पे कुछ पार्ट में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, जो जानकारी आपको समझना है कि मार्केट आखिरकार गिर क्यों रहा है। पहला पार्ट में ये समझेंगे। तो देखिए, मार्केट में कभी भी एक वजह नहीं होती गिरावट की। यहाँ पे दो कारण है मार्केट के अंदर गिरावट के। पहला कारण तो ये है कि ग्लोबल लेवल पे इस समय वॉर का डर है और जिसके कारण मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। और दूसरा कारण ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर इस समय निगेटिव न्यूज़ आई है और जिस समय फाइनेंशियल सेक्टर में निगेटिव न्यूज़ आती है तो उस समय मार्केट के अंदर गिरावट और ज़्यादा पैनिक हो जाती है। और जब ये दोनों चीज़ें साथ में आती है तो मार्केट में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और ऐसे में क्या करते हैं, जो बड़े निवेशक हैं वो मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स डर में अपनी पोजीशन को मार्केट में बेचने लग जाते हैं, सेल करने लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो लोग पैनिक में आके अपनी पोजीशन को सेल करने लग जाते हैं। यही सबसे बड़ा गेम होता है और स्मार्ट मनी वर्सेस इमोशनल मनी का ये गेम होता है।
स्मार्ट मनी तो प्रॉफिट में अपनी पोजीशन बेच रहे हैं, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर है वो इमोशन में आके अपनी पोजीशन को लॉस में बेचते हैं। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको पार्ट नंबर 2। HDFC बैंक वाली खबर को आसान भाषा में हमको समझना होगा, उसके बाद ही हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि आखिरकार हमें आगे क्या करना है। इसके लिए मैं सीधी बात करता हूँ और हम यहाँ पे जो खबरें आ रही है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले HDFC बैंक में 3 बड़े अधिकारी को हटा दिया गया है। अब आखिरकार ये क्यों हुआ, किस कारण से 3 बड़े अधिकारी को हटाया है? इससे पहले जो खबर आई थी थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में, वो खबर ये थी कि HDFC बैंक के चेयरमैन ने अचानक इस्तीफा दिया और मार्केट क्रैश हुआ। जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया था उस दिन निफ्टी इंडेक्स से 3.5% की गिरावट यानी कि 800 पॉइंट की गिरावट उसमें देखने को मिली थी और सेंसेक्स के अंदर 2500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे अब एक और नई खबर आ गई है, मतलब कि शनिवार की बात करते हैं या फ्राइडे के आसपास में खबर आई थी कि यहाँ पे 3 अधिकारियों को हटा दिया गया है। अब यहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअल कहानी क्या हुई। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कुछ बात को आपको समझना चाहिए। को ऐसे बॉन्ड्स बेचे गए जिनमें रिस्क ज़्यादा था। अब हो सकता है इनके पीछे कोई जिनकी दूसरी मंशा हो, जिन्होंने इन्वेस्टर को ऐसे बॉन्ड बेच दिए जिनके अंदर रिस्क ज़्यादा हुआ और उनको पूरी जानकारी नहीं दी गई, आधी अधूरी जानकारी दी गई, या ये भी हो सकता है कि उनको उनके प्रॉफिट की बातें बताई गई हो और प्रॉफिट की बातें बता के उनको बॉन्ड से दे दिया गया, लेकिन उसके पीछे का रिस्क उनको नहीं बताया कि आखिरकार अगर वो अपना पैसा डाल रहे तो उसके पीछे रिस्क क्या हो सकता है, ये बातें उन्हें नहीं बताई गई। जिसको हम कहते हैं क्या, मिस सेलिंग, यानी कि गलत तरीके से बॉन्ड को बेच देना। मिस सेलिंग यानी कि उनको पॉजिटिव साइन बताना और उनसे नेगेटिव साइन छिपा लेना, यही कारण था जिसके कारण से मिस सेलिंग हुई। जब ये मामला सामने आया तो बैंक ने एक्शन लिया और एग्जीक्यूटिव को निकाल दिया। मतलब साफ है, बैंक अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहा है। अब जब इस प्रकार के बड़े अधिकारी को निकाला तब बैंक के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो अपनी इमेज को बचाए, अपनी इमेज को सेफ रखे। अब यहाँ पे बात आती है पार्ट नंबर 3 की, आखिर बात क्या हुई और असली चिंता क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो अब लोगों के पैसे रिस्क में चले गए, लेकिन यहाँ पे एक चिंता है। पार्ट नंबर 3 में मैं आपको ये बताता हूँ कि अब यह मामला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमें समझना होगा। सबसे पहले बैंक के चेयरमैन ने भी इस्तीफा दिया था और उन्होंने साफ कहा था कि वैल्यू ऑफ इनर्स मैच नहीं हो रहा है। जब ऐसी चीज़ें लगातार होती है तो मार्केट में ट्रस्ट थोड़ा हिलता है। जब मार्केट में ट्रस्ट हिलता है तो मार्केट के अंदर गिरावट देखने में आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई है, क्योंकि मार्केट के अंदर इस समय ये खराब न्यूज़ आई है और इस खराब न्यूज़ का से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कंपनी खराब हो गई है। इसके लिए मैं आपको चौथा पॉइंट बताता हूँ कि क्या ये खतरे की घंटी है या मौका। अब आपको ये पॉइंट ध्यान से इत्मीनान से सुनना समझना चाहिए। अगर आपके पास में HDFC बैंक के शेयर है या आप HDFC बैंक के शेयर को इस गिरावट में बाय करने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इसमें डरना चाहिए? तो इसमें मैं आंसर आपको बताऊंगा नहीं। यहाँ पे समझना चाहिए कि आखिर मामला क्या है और मैटर क्या है। यहाँ पे समझिए कि RBI ने भी साफ कहा है कि बैंक फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये RBI कहता है, यानी बिजनेस में कोई बड़ा खतरा नहीं है। प्रॉब्लम मैनेजमेंट लेवल पे हुई है, फंडामेंटल्स में नहीं है। फंडामेंटल्स कंपनी के अभी भी स्ट्रांग है, अभी भी ठीक ठाक है, यानी यहाँ पे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे अगर पैनिक में अपनी पोजीशन बेच रहे हैं तो वो रिस्क उठा रहे हैं, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जब ऐसी बुरी खबरें आती है तो हमें सबसे पहले अनाउंसमेंट को सुनना चाहिए, कमेंट्री सुनना चाहिए कि एक्चुअली मामला क्या है। हमें घबराहट में, डर में आगे अपनी पोजीशन या होल्डिंग को नहीं बेच देना चाहिए। अगर हम बेच रहे हैं तो हम यहाँ पे अपने पैसे को के ऊपर गलत डिसीजन ले रहे हैं। जब ऐसी गलत यानी कि इस प्रकार की खबरें आती है और मार्केट के अंदर पैनिक आता है तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक को हमें यहाँ पे एंटर करने का मौका मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 5 नंबर का पार्ट कि आपको क्या करना चाहिए। अब आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना चाहिए कि यहीं से पैसा बनता है और
मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे व्यूवर हैं, जितने भी मेरे दर्शक हैं, वो मार्केट से पैसा बनाएं और बुद्धिमानी से बनाएं। इसीलिए मैं आपको हमेशा सिखाता हूं, समझाता हूं कि एक्चुअली आपको करना क्या है, और यही बात मैं अपने कोर्स में भी एक्सप्लेन करता हूं और सारी स्ट्रेटेजी बताता हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियो में आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं आपको बताऊं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, जिसमें मार्केट के न्यूज़ें अपडेट्स आपको मिलते रहती है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। और साथ ही मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट लेके आया हूँ कि मेरी बुक द ट्रेडिंग एम्पायर मास्टर द मार्केट लाइक अ किंग, जो 364 पेज की है, और इसका जो प्राइस है ये 1499 का है। लेकिन ये बुक आपको ओनली 9 रुपीज़ में मिलेंगी जब हमारे चैनल पे यानी कि यूट्यूब फैमिली पे 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो यह बुक आपको ओनली 9 रुपीज़ में आपको दी जाएंगी। और ये ऑफर कुछ ही समय के लिए रहेगा, क्योंकि ये बुक प्रीमियम लेवल की एक PDF बुक है और इसका आपको एक्सक्लूसिव वर्जन मिलने वाला है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगे उसका अनाउंसमेंट जो भी रहेगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनको एक विशेष कूपन कोड मिलेगा और उस कूपन कोड को आप रिडीम कर पाएंगे। सिर्फ मैक्स ऑनली 9 रुपीज़ में आपको ये प्रीमियम लेवल की बुक मिलेंगी, जिसमें आपको ग्लोबल वार का टेंशन का क्या प्रभाव पड़ता है मार्केट में, इस प्रकार में आप कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही इलेक्शन का इम्पैक्ट, ITR फीलिंग की इन्फॉर्मेशन, साथ ही स्टॉक मार्केट क्या है से लेके स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाएं और स्टॉक मार्केट में 5000 रुपीज़ लगा के किस प्रकार से करोड़पति बने, इस प्रकार की सारी स्ट्रेटेजी इन्फॉर्मेशन आपको द ट्रेडिंग एम्पायर मास्टर द मार्केट लाइक अ किंग बुक में मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 पे। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, यहीं से पैसा बनता है। कैसे बनता है? अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यानी कि आपने HDFC बैंक के शेयर को पहले से ही बाय करके रखा है, तो आपको यहाँ पे पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कंपनीज टेम्पररी गिरती है, ये हमेशा नहीं गिरती है। और मैं बता दूं कि HDFC बैंक का जो मार्केट कैप है वो सबसे ज़्यादा है और ये बैंकिंग सेक्टर का लीडर कहा जाता है। तो यहाँ पे मतलब कि ख़राब क्वालिटी का बैंक नहीं है, ना ही ये स्टॉक है, फंडामेंटल टेक्निकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी वापस उठते हुए आपको नजर आ सकती है। मार्केट में भी पैनिक का माहौल बना हुआ है, हो सकता है स्टॉक के अंदर और थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ये गिरावट जो है ये अपॉर्चुनिटी होंगी, इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म में इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर स्टॉक गिर गया तो आपने इकट्ठा पैसा और लगा दिया। यहाँ पे धीरे धीरे बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी को भी हमें फॉलो करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे नई एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, ये नई एंट्री लेने का प्लान करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी गलती क्या होगी? एक साथ पूरा पैसा आपको स्टॉक में लगा देना, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अभी मार्केट अनस्टेबल है, मार्केट में जिस प्रकार की स्थिति चल रही है, वॉर चल रहा है एक साइड, दूसरी साइड में HDFC बैंक में जी खराब खबरें आ गई है, तो इस प्रकार से मार्केट के अंदर अभी अनस्टेबल है। तो आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, जो आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बाइंग करना चाहिए। 3 से लेकर 4 पार्ट में आपको एंट्री लेना चाहिए, गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। अगर गिरावट आगे और गहराती है तो आप यहाँ पे धीरे धीरे करके अपनी SIP के माध्यम से होल्डिंग करने का प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ पार्ट नंबर 6 कि आपको क्या करना है। बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में बताऊंगा कि मार्केट में कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए और ये बातों को काफ़ी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण ही मार्केट में वो अपना पैसा खो देते हैं। अब पहली बात ये है कि जो न्यूज़ें आती है वो डराने के लिए आती है, ताकि जो कमज़ोर दिल वाले इन्वेस्टर है वो मार्केट में अपनी पोजीशन को छोड़ दे और जो मजबूत हैंड है वो उनकी पोजीशन को लेके होल्ड करके बैठे। अब दूसरी बात ये आती है कि अपॉर्चुनिटीज़, और अपॉर्चुनिटी जो आती है वो चुपचाप आती है, बिल्कुल साइलेंट होती है। क्योंकि जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बढ़ते मार्केट में तो सभी स्टॉक को बाय करते हैं, लेकिन गिरते मार्केट में जो स्टॉक को बाय करता है वो ये मान लो कि वो गहराई से हीरे को निकाल रहा है। ठीक है, तब जब डर सबसे ज़्यादा होता है तभी फ्यूचर में प्रॉफिट का बीज बोया जाता है। ये बात आप समझिए। एक बात मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जब बारिश होने वाली होती है तब किसान खेत की जुताई करता है और बीजा बोता है, और जब बारिश हो जाती है तब फसल की पैदावार होती है। ऐसा नहीं कि जब बारिश हो रही है तब
किसान खेत की जुताई करने जाता है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में वो पहले बीजा बोता है, वही काम यहाँ पे आपको करना होता है, ठीक है। तभी आपको मार्केट में मुनाफा बनेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पार्ट नंबर 7, जो आपको रियलिटी चेक कराएगा कि आपको आखिरकार क्या करना चाहिए अगर आप रिटेल ट्रेडर है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी रिटेल ट्रेडर है वो एक ऐसे इन्वेस्टर बने कि वो बड़े ट्रेडर को बीट करे। तो आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, कुछ खास बातें हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। जब मार्केट ऊपर उठ जाता है तब रिटेल इन्वेस्टर खरीदता है, और जब मार्केट गिरता है तो रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे बेचता है। और स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, जब मार्केट गिरता है तो वहाँ पे एंट्री लेता है, और जब मार्केट बढ़ता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर वहाँ से अपनी पोजीशन पे प्रॉफिट बुक करता है। यही फ़र्क होता है लॉस और प्रॉफिट में। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर उल्टा करता है और स्मार्ट इन्वेस्टर उसके अपोजिट करता है। इससे स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा मुनाफा बनाता है। तो दोस्तों, वार हो या बैंकिंग इशू हो या मार्केट में क्राइसिस हो, ये सब टेम्पररी है। ये चीज़ें होंगी और होते ही रहेंगी। आएंगी न्यूज़ें, चले जाएंगी, लेकिन मार्केट हमेशा आपको नया हाई लगाते हुए नजर आएगा। अब आपको डिसीजन लेना है कि अगर आप यहाँ पे परमानेंट प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। और अगर आपको ऐसी ही रियल और समझने वाली जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट लेवल स्टॉक और लेवल मार्केट के अपडेट, मार्केट में जो न्यूज़ें आ रही है उसके बारे में जानकारी आपको वहाँ पे मिलती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है उसका फ़ायदा आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल पाएगा। आई होप आपको आज के इस वीडियो में पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी कि HDFC बैंक के शेयर में आपको क्या करना है, बाय करना है, होल्ड करना है या फ्रेश एंट्री करना है। आप कमेंट करके बताइए कि आप HDFC बैंक के शेयर में क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।